मुझे नहीं पता कि मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है। आज शाम को घर में माँ से झगड़ा हो गया। मैं बहुत बेचैन था। मन कर रहा था कि कहीं बाहर चला जाऊं घर छोड़कर। यही सोचते सोचते कब 2 बज गए पता ही नहीं चला। अब मेरा गुस्से से मुंह लाल हो गया। मैं अपने कमरे में गया और अपना कुछ सामान अपने पिट्ठू बैग में डालकर घर से निकल लिया। मेरे घर से हाईवे 14 किलोमीटर दूर था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि जाना कहाँ है। मैं उस अनजान जगह के लिए निकल लिया। रात के वक्त मेरे गांव से हाईवे तक कोई साधन नहीं मिलता था, लेकिन हाईवे पर काफ़ी वाहनों का आना जाना रहता था। मुझे अपने अंदर पता नहीं इतना विश्वास कहाँ से आ गया कि मैंने उस 14 किलोमीटर के रास्ते को पैदल ही चलने का सोच लिया। मैं पैदल चल रहा था और इंतज़ार करते हुए आगे बढ़ रहा था कि रास्ते में अगर कोई गाड़ी मिल जाए तो उससे लिफ्ट लेकर मैं हाईवे पहुंच जाऊंगा। लगभग मैं 5 या 6 किलोमीटर ही पैदल चला था कि मुझे एक बैलगाड़ी दिखाई दी। लेकिन मैंने इस तरह की बैलगाड़ी अपने इलाके में पहली बार देखी थी। ज़्यादातर मेरे यहाँ 2 बैलों की बैलगाड़ी होती है, लेकिन इसमें एक ही बैल था। मैं चकित था। बैलगाड़ी मेरी ओर धीमी गति से बढ़ रहे थे। मैं खुश था कि कोई तो मिल गया जो मुझे हाईवे तक ड्रॉप कर देगा। तभी बैलगाड़ी मेरे पास आ पहुंची, लेकिन उस बैलगाड़ी में 18 से 20 आदमी पहले ही बैठे हुए थे, जो वाकई में काफ़ी चौंकाने वाली बात थी। लेकिन मुझे उससे क्या, मुझे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि मैं जाने की जल्दी में था। मैंने बैलगाड़ी वाले से बोला, भैया मुझे हाईवे तक छोड़ देंगे? लेकिन उनमें से किसी ने भी मुझे कोई जवाब नहीं दिया। मुझे लगा शायद उन्होंने मुझे सुन नहीं पाया, इसलिए मैंने उनसे फिर कहा, भैया मुझे हाईवे तक छोड़ देंगे? लेकिन फिर भी उनमें से किसी ने भी कोई जवाब नहीं दिया, और ना ही उनमें से किसी ने मेरी तरफ देखा। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि ये लोग मेरी बातों पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं। फिर मैंने बहुत ही ज़ोर की आवाज़ में कहा, अरे भैया मुझे हाईवे तक छोड़ देंगे क्या? किसी ने भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। मेरे साथ ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी ने इतनी तेज बात करने पर भी मेरी बातों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं बैलगाड़ी में उन लोगों की बिना इजाज़त के ही पीछे बैठ गया। तभी सब लोग एकदम से मेरी ओर घूर कर देखने लगे। मुझे सहसा ऐसा प्रतीत हुआ कि कुछ मेरे साथ डरावना होने वाला है। तभी एक लगभग 65 साल के व्यक्ति ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और बोला, आप आगे बैठ जाओ। ये सब मेरे लिए आश्चर्यजनक था, क्योंकि कुछ समय पहले तक तो ये लोग मेरी बात पर कोई जवाब ही नहीं दे रहे थे। फिर अब ऐसा क्या हो गया कि ये लोग मुझसे बात करने को इतने इच्छुक हो गए। आज की रात कुछ तो अलग हो रहा था। माँ से भी कभी इतना झगड़ा नहीं हुआ, और होता भी था तो मुझे कभी बुरा नहीं लगता था। कई बार माँ से पिटा भी था, लेकिन कभी घर से बाहर निकलने का विचार मन में नहीं आया। मैं थोड़ा सहमा हुआ था, इसलिए मैं बिना कुछ बोले आगे आकर बैठ गया। अब मेरे आगे सिर्फ एक बुजुर्ग थे, जो कि 60 या 65 साल के रहे होंगे। उनकी जो बैलगाड़ी थी वो ही चला रहे थे। मैं आगे देख रहा था। रास्ता बहुत ही ख़राब था। कुछ समय पहले ये पतला रास्ता था जो सही था, लेकिन ये रास्ता हाईवे से दूर एक कन्नौज शहर को जोड़ता था। इसलिए सरकार ने इस रास्ते का चौड़ीकरण करने का आदेश दिया था। तो पुराना वाला रास्ता तोड़कर उस पर छोटे छोटे पत्थरों को बिछाया गया था, जो रास्ते को और भी भयानक बना रहे थे।
मुझे उन पत्थरों पर चल रही बैलगाड़ी की आवाज़ बिल्कुल शांत माहौल में चारों तरफ गूंजती हुई सुनाई दे रहे थे। मैं सहसा उस आवाज़ की ओर उछलते पत्थरों का मिश्रण देखने के लिए पीछे घूमा तो वाकई ये किसी भयानक सपने से कम नहीं था। उनमें बैठे जितने भी लोग थे वो टकटकी बांधे मुझे ही घूर रहे थे। इतनी रात में सुनसान रास्ते पर ये चीज़ें और भी डरावनी हो जाती हैं। मैंने उन लोगों पर ध्यान नहीं दिया और मैं आगे मुड़ने के लिए मैंने अपना सिर आगे की ओर घुमाया तो मैंने जो देखा वो देखकर मेरे होश उड़ गए। थोड़ी देर पहले तक जो चाचा बैलगाड़ी चला रहे थे उनका सर अब पीछे की ओर घुमा हुआ था, यानी कि उल्टा था। वो बैठे तो आगे की ओर हुए थे मगर उनका सिर उल्टा था और वो मुझे घूर कर बड़ी ही अजीब तरीके से हंस रहे थे। मैंने वापस पीछे उन लोगों की ओर देखा तो उनका भी यही हालत था। उन सभी के सिर उल्टे थे और पीछे की ओर घूमे हुए थे। मेरा दिमाग घूम गया। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। मेरा सिर जैसे चकरा सा रहा था। मुझे कैसे भी करके बस इस बैलगाड़ी से उतरना था। मैंने आप देखा ना ताओ, सामने से जो थोड़ी सी जगह थी मैं वहीं से चलती बैलगाड़ी से आगे की ओर कूद गया। कूदने के बाद मैंने जब आगे की ओर देखा तो मैं हैरान रह गया। सिर से लेकर पांव तक मेरा पूरा शरीर कपकपाने सा लगा क्योंकि वहाँ पर कोई बैलगाड़ी थी ही नहीं। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था मगर मैं इतना तो समझ ही गया था कि अगर यहाँ रुका तो शायद जिंदा नहीं बचूंगा। मैं किसी तरह दौड़ते गिरते पड़ते वापस अपने घर लौटा। मैंने ये बात आज तक किसी को भी नहीं बताई मगर वो सब क्या था, वो बैलगाड़ी, वो लोग, वो सब क्या था ये आज तक मुझे समझ नहीं आया। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। बात कोई 10 साल पहले की है जब मैं अपने घर से पहली बार नौकरी के लिए बाहर निकला था। मैं लिखित परीक्षा और इंटरव्यू में बहुत अच्छे नंबरों से पास हो अपनी पहली पोस्टिंग में राजगढ़ के एक छोटे से गांव में पहुंचा। पहुंचते हुए शाम होने को थी। मैं सोच ही रहा था कि अब क्या करना है कि तभी एक साफ सुथरे कपड़े में एक अधेड़ उम्र का आदमी मुझे देख बहुत खुश होता हुआ बोला, आप वर्मा जी हैं ना, बैंक के नए कैशियर? मैंने सिर हाँ में हिलाते हुए उससे कहा, जी मैं ही हूँ। उसने उसका नाम रमेश बताया और वो मुझे लेने आया है। ऐसा कहकर उसने कहा कि मैनेजर साहब ने बोला था। मेरा सामान लेकर थोड़ी दूर चलकर रिक्शा स्टैंड तक आया। फिर एक रिक्शा लेकर हम करीब 1 मील दूर एक कॉलोनी में आ गए। एक छोटे से 1 मंजिला मकान का दरवाज़ा खोलकर मेरा सामान अंदर रख दौड़कर चाय बना लाया। फिर पूछा, रात में आप क्या खाएंगे? मैं बैठक में सोफे पर बैठा था। मैंने पूछा कि ये घर किसका है तो उसने कहा, सर ये तो अपने बैंक का गेस्ट हाउस है और मैं केयर टेकर खान सामा। कुछ सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक आपकी सेवा में हाजिर। क्योंकि साल 2 साल से एक आध बारी कोई आता है इसमें, बाकी खाली ही रहता है। इसलिए मैनेजर सर ने कहा कि जब तक आपके लिए किराया का कोई कमरा ठीक नहीं हो जाता तो आप इस मकान में रुक सकते हैं। चाय पीकर अंदर के कमरे में गया। एक बेहतरीन कमरा, बड़ा पलंग, साफ सुथरा, देखकर दिल खुश हो गया। नहा धोकर रात का खाना खत्म कर थोड़ी देर तक किताब पढ़ते हुए कब आंख लग गई मालूम ही नहीं। तकरीबन रात 10 बजे
मेरे पेट में बहुत ज़ोर का दर्द उठा। मुझे ऐसा दर्द अक्सर उठता है जिसके लिए मैं हर वक्त दवाई की शीशी अपने बैग में ही रखता हूँ। जल्दी से उठकर बैग में देखा पर कहीं भी वो शीशी नहीं मिली। मैं शायद बैग भरते वक्त घर में ही भूल गया। अब क्या होगा? दर्द बढ़ता ही जा रहा था। एकाएक मुझे याद आया, कॉलोनी के गेट के पास मैंने एक डॉक्टर की दुकान देखी थी। सोचा शायद खुली हो। पास जाकर देखा तो खुशनसीबी से दुकान खुली हुई ही थी और डॉक्टर साहब का नाम भी बोर्ड पर लिखा था, डॉक्टर अरुण अग्रवाल MD। सिर्फ एक बार आवाज़ देकर अंदर घुस गया। देखा एक बहुत ही गंभीर आदमी बेहतरीन काले कोट, सफ़ेद शर्ट और काली टाई पहने, आंखों पर मोटा चश्मा, कुछ पढ़ रहा था। मुझे देखते ही बहुत ही खरखराती सी आवाज़ में आने का कारण पूछा। बतलाते ही बोले, ठीक है। फिर अपने पीछे की अलमारी से एक शीशी निकाली और उसमें से कुछ काले रंग का पाउडर सा निकाला और कहा, लो इसे खा लो। आश्चर्य, पाउडर के गले में जाने के ठीक 1 मिनट के अंदर में ही दर्द पूरी तरह से जैसे छूमंतर हो गया। मैंने पूछा, सर कितना हुआ? वो बहुत ज़ोर से डांट कर बोले, डॉक्टर अरुण को पैसे देगा, चल भाग यहाँ से। मैं भागकर क्लिनिक से बाहर आ गया, फिर घर आकर सो गया। कुछ दिन बहुत काम के बोझ में चले गए। फिर रविवार को मैनेजर जी के घर शाम पर खाने पर गया था और लौटते हुए काफ़ी देर हो चुकी थी। रिक्शा लेकर लौटते हुए देखा डॉक्टर अरुण की क्लिनिक खुली हुई थी, सो वहीं रिक्शा छोड़ दिया। अंदर से बहुत से लोगों की हंसी की आवाज़ आ रही थी। जैसे ही मैंने अंदर झांका, मेरा दिल जैसे गले में आ गया। डॉक्टर अरुण के साथ 3 इंसानी कंकाल थे जो बात करते हुए ज़ोरों से हंस रहे थे। कोई एक्सरसाइज कर रहा था तो कोई बैठा बातों में मशगूल था। मैं तेज़ी से अपनी जान बचाकर भाग निकला। घर पहुंचकर देखा घर खुला हुआ ही था और खान सामा भी बैठा था। मेरी हालत देख खान सामा तेज़ी से पानी लाया और फिर उसने मुझे चाय बना कर दिया। चाय पीकर मैं कुछ आराम महसूस कर पाया। मेरी हालत देख खान सामा ने पूछा, साहब क्या हुआ? मैंने उसे पूरी कहानी सुना दी तो उसने पूछा, कौन डॉक्टर अरुण? मैं बहुत समझाता रहा पर वो समझ ही नहीं पाया। अगले दिन ऑफिस में मैनेजर साहब ने पूछा, क्यों? खान सामा बतला रहा था कि आप कहीं कुछ देखकर बहुत घबरा गए थे। मैंने अपने पहले दिन की कहानी से लेकर पिछली रात तक की सारी बातें खुलकर बतलाई। वो एकदम चुप हो गए। शाम तक उन्होंने मुझसे कोई भी बात नहीं की। शाम को सबके जाने के बाद वो मेरी कैबिन में आए और बैठ गए। थोड़ी देर में चपरासी चाय ले आया। चाय पीते हुए वो मुझसे बोले, आज से कोई 10 साल पहले की बात है। आगे मैनेजर साहब ने बताया, इस जगह पर डॉक्टर अरुण की टक्कर का दूसरा कोई डॉक्टर नहीं था। वो लोगों को जो भी दवाई देते थे कभी भी पैसा नहीं लेते थे। एक बार जब बरसात के समय बहुत बड़ा तूफान आया तब डॉक्टर साहब अपने क्लिनिक में 4 मरीजों के साथ बैठे थे। अचानक एक बिजली कड़की और क्लिनिक के सामने वाले पेड़ पर गिरी। वो बहुत ही बड़ा पेड़ पूरी तरह से जलता हुआ उनकी क्लिनिक के ऊपर गिरा और वो 5 ही नहीं निकल पाए और वहीं जलकर राख हो गए। तब से आज तक रात में कई लोगों को वो क्लिनिक खुला हुआ दिखा है। जिसके बाद मैनेजर साहब ने कहा, पर तुमने तो सिर्फ देखा ही नहीं बल्कि उनसे लेकर दवाई भी खाई है। उस दिन के बाद से आज तक इतने साल हो गए मगर आज तक मेरे पेट में कभी भी
वो दर्द की बीमारी नहीं उभरी। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। रवि को एक बार एग्जाम देने राजस्थान जाना पड़ा। ऑनलाइन होटल बुक करने पर सिर्फ एक ही होटल में रूम मिल रहा था, एलिना होटल। विचित्र बात थी, उस होटल के कोई रिव्यू नहीं थे। समय की कमी को देखते हुए उसने होटल बुक कर दिया। ट्रेन रात के 11 बजे पहुंची। स्टेशन के बाहर खाना खाने के बाद उसने होटल के लिए रिक्शा या टैक्सी करनी चाहिए। कोई उस रोड पर जाने को तैयार नहीं था। एक रिक्शा वाला तैयार हुआ। देखो, मैं आपको उस होटल से कुछ पहले ही उतार दूंगा, उसके बाद आपको खुद ही जाना होगा। इतने पर बात बन गई। रवि रिक्शा पर बैठ गया। क्या बात है, कोई उस रोड पर जाना नहीं चाहता? सब मना कर रहे हैं। साहब, आप नए लगते हैं शहर में, आपको कुछ पता नहीं। क्या पता नहीं? कुछ नहीं। आप उस गली से सीधा जाइए और दाईं तरफ आपका होटल होगा। वो लोग वहाँ पहुँच चुके थे। रवि होटल में पहुँचा। सुनसान इलाका था। रिसेप्शन पर बैठे एक लड़के ने बोला, आप रवि होंगे जिन्होंने ऑनलाइन बुकिंग की थी? जी हाँ, मैं ही हूँ। अच्छा, आपका रूम नंबर 105 ये रहा। और हाँ, रात में अगर कुछ सुनाई दे तो उठना नहीं बस। कैसे उठेंगे भाई, इतना थके जो है। आपने आईडी वगैरह कुछ नहीं मांगी? कोई ज़रूरत नहीं है क्या? नहीं, काम हो जाएगा इसी से। रवि रूम नंबर 105 में गया। रात के 12 बज चुके थे। तभी वो बिस्तर पर सोने गया। उसने इधर उधर देखा। सुनसान इलाका, कमरे भी ज़्यादातर खाली ही थे। जैसे ही वो गहरी नींद में था, अचानक उसे पायल के छनछनाने की आवाज़ आई। तो कभी उसे ऐसा लगता कि कोई उसके कमरे की तरफ दौड़ रहा है, लेकिन उसे रिसेप्शन पर कहे लड़के की बात याद आ गई कि रात में उठना नहीं। वो चुपचाप सो गया। अगली सुबह उठा और जाने के लिए तैयार हो गया। वो नीचे खाने के लिए होटल के रिसेप्शन पर बात करने गया। क्या मुझे कुछ खाने को मिल सकता है? जी सर, बिल्कुल। रात में मुझे पायल की आवाज़ आ रही थी। क्या कोई टीवी वीवी ऑन था क्या, या फिर कुछ और? रिसेप्शन वाले ने कोई जवाब नहीं दिया। सर, आपका नाश्ता तैयार है। रवि खाने की टेबल पर बैठ गया। कुछ देर उसने खाना खाया, जिसके बाद वो एग्ज़ाम देने सेंटर पर निकल गया। जब एग्ज़ाम सेंटर पर गया तो उसकी आईडी मांगी गई। अरे ये क्या, आईडी कार्ड कहाँ गया? लगता है होटल में ही कल छोड़ आया। उसके पास 2 आईडी थी। उसने दूसरी आईडी दिखाई और एग्ज़ाम देने चला गया। ट्रेन रात की थी। उसने सोचा एग्ज़ाम देने के बाद उस होटल जाकर आईडी लेकर फिर स्टेशन चला जाएगा। 2 शिफ्टों में एग्ज़ाम देने के बाद उसी होटल पर वो आ गया। शाम के 6 बज चुके थे। होटल पहुंचते ही उसने रिसेप्शन पर अपनी आईडी मांगी। तो इस पर उस लड़के ने कहा, सर, मैं आपको आपके आईडी के बारे में याद दिलाने ही वाला था, ये लीजिए। रवि ने अपनी आईडी ली और उस होटल से निकलने लगा। तभी उसे महसूस हुआ कि जैसे फिर से उसके कानों में पायल की आवाज़ टकराई हो। उसने अपनी घड़ी की ओर देखा तो पाया कि ट्रेन के समय में अभी वक्त है। वो वापस उस रिसेप्शन वाले लड़के के पास गया और उसने पूछा, अच्छा, सुबह जब मैंने पूछा कि यहाँ पायल की आवाज़ आती है तो आपने कोई जवाब नहीं दिया। यहाँ पर ऐसा क्यों होता है? कल रात को मैं लगातार पायल की आवाज़ सुन रहा था। इस पर वो लड़का रवि की बात को सुनकर जैसे अनसुना सा कर दिया और उस लड़के ने फिर कहा, सर, आपको जाना चाहिए, आपकी ट्रेन छूट जाएगी। इस पर रवि ने कहा, नहीं, मेरी ट्रेन में अभी वक्त है। अच्छा, ऐसा क्यों होता है?
पायल की आवाज़। आप अगर बताना नहीं चाहते तो छोड़ दीजिए। जिस पर उस लड़के ने कहा, सर बहुत लंबी कहानी है। जिसके बाद रवि ने कहा, कोई बात नहीं, मेरे पास भी काफ़ी समय है। जिसके बाद उस लड़के ने बताना शुरू किया। रॉबर्ट और जोसेफ बहुत अच्छे दोस्त हैं। जोसेफ इस होटल का मालिक था। रॉबर्ट को भी वो यहीं पर काम पर रखता था, मतलब कि बिल्कुल एक पार्टनर जैसा। दरअसल इस होटल का असली मालिक जोसेफ ही था। उसकी इकलौती लड़की थी, उसका नाम एलिना था। जोसेफ और रॉबर्ट में घनिष्ठ दोस्ती थी। अपने काम और चतुराई से रॉबर्ट ने जोसेफ के दिल में अपने लिए एक खास जगह बना ली और उसका विश्वास पात्र बन गया। जोसेफ रॉबर्ट पर बेहद भरोसा करता था। कभी कभी तो जोसेफ विश्वास के कारण कंपनी के मुख्य काम रॉबर्ट को ही सौंप देता था। तब जोसेफ की लड़की इतनी बड़ी और सयानी नहीं हुई थी कि वो कंपनी का काम देख सके। इसलिए रॉबर्ट को जोसेफ ने अपने सह मैनेजर के रूप में यहाँ पर नियुक्त किया हुआ था। अचानक किसी घातक बीमारी के चलते जोसेफ रॉबर्ट को अपने घर बुलाकर अपनी पत्नी और बेटी के सामने उससे अपनी कंपनी की कुछ ज़रूरी बातें करता है। जोसेफ रॉबर्ट से कहता है, देखो जोसेफ, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो और मेरे साथ मिलकर तुमने बहुत काम भी किया है, इसलिए तुम्हें मेरे काम का एक अच्छा तजुर्बा भी हो गया होगा। मैं अपनी बेटी एलिना को इस होटल का भार सौंप रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि एलिना होटल के काम के बारे में इतना ज़्यादा नहीं जानती जितना कि तुम जानते हो। मैं चाहता हूँ कि तुम इस होटल को चलाने में मेरी बेटी की मदद करो। रॉबर्ट, अब से मेरी बेटी कंपनी के मालिक है और तुम्हें एलिना के साथ बिजनेस को आगे बढ़ाना है। रॉबर्ट जोसेफ का हाथ पकड़कर उससे कहता है, तुम चिंता मत करो जोसेफ, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूँगा। ये सुनकर जोसेफ के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। रॉबर्ट दोहरे चरित्र का आदमी था, लेकिन जोसेफ को फिर भी उसकी बातों पर ज़रा भी शक नहीं होता। जोसेफ अपनी बात रखकर निश्चिंत हो जाता है। जोसेफ की हालत ज़्यादा खराब होने की वजह से उनकी जगह उनकी बेटी एलिना होटल का भार संभालती है, जिसमें रॉबर्ट के उसके साथ भी शामिल था। कुछ महीनों तक कंपनी का कार्यभार संभालने के दौरान ही एलिना के पिताजी यानी कि जोसेफ गुजर गए। आखिर रॉबर्ट जैसा चाहता था वैसा ही हुआ। तब तक एलिना भी रॉबर्ट की मदद से कंपनी का सारा हिसाब किताब समझ चुके थे और वो अपने होटल के मुख्य काम अब रॉबर्ट को ना देकर खुद ही निपटा लेते थे। इससे रॉबर्ट को ये बात खल रही थी कि एलिना अब कंपनी का कोई भी मुख्य काम उसे नहीं सौंपती और खुद ही निपटा लेती है। मतलब कि वो उसे अब होटल के आधे हिस्से का भागीदार नहीं बनाना चाहती और वो उसे नीचे ही रखना चाहती है। जबकि एलिना ऐसा कुछ भी नहीं सोचती थी। वो एक सकारात्मक सोच की लड़की थी। वो होटल के काम ज़्यादा भार किसी और पर नहीं छोड़ना चाहते थे और फिर जो भी काम वो अच्छे से खुद कर सकती है उसे वो दूसरे से क्यों कराए। अपने दोस्त जोसेफ के मरने के बाद रॉबर्ट को उसकी कंपनी हड़पने का लालच आ जाता है। कई दिन गुजर जाते हैं। रॉबर्ट के लालच की लालसा बढ़ती जाती है। फिर एक दिन वही होता है जो होना था। रॉबर्ट एलिना को इसी होटल में बेरहमी से मार डालता है और फिर उसकी लाश को इस होटल के एक दीवार के पीछे चुनवा देता है। हालांकि उसके कई दिनों के बाद रॉबर्ट पुलिस के हाथों पकड़ा जाता है। पुलिस की जांच पड़ताल के दौरान उसने सारा कुछ कबूल लिया और फिर उसे जेल हो गई। मगर कहते हैं कि तभी से इस होटल एलिना में
एलिना की आत्मा भटकती रहती है। रिसेप्शन वाले लड़के की पूरी बात सुनकर मुझे समझ आया कि कल रात वो पायल की आवाज़ किसकी थी। जिसके बाद मैंने वहाँ से अपना सामान उठाया और सीधे स्टेशन पहुँचा। ट्रेन पकड़कर अपने घर के लिए रवाना हो गया।